हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का जो ज्योग्राफी का पेपर है, फिजिकल ज्योग्राफी, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपके जो मेन एग्ज़ाम हैं वो आने वाले हैं। उन मेन एग्ज़ाम्स में मैं कुछ संभावित प्रश्नों को यहाँ पर बता देना चाहूँगा। हालांकि आप पूरा सिलेबस पढ़ें, लेकिन फिर भी अगर ये आप लगभग ये 20-22 क्वेश्चंस हैं, अगर इनको भी पढ़ते हो आप तो लगभग 50 से 70% आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। हालांकि हो तो पूरा 100% भी सकता है, पर यूनिवर्सिटी है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे हिसाब से पेपर बनाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी इनसे आप अपना लगभग 50 से 70% पेपर सही कर सकते हो। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं यूनिट फर्स्ट से कौन कौन से संभावित प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न रहेगा आपका, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जेम्स जीन्स की वायु राशि परिकल्पना की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, पहला यूनिट फर्स्ट से, ठीक है ना। जेम्स जीन्स की जो वायु राशि परिकल्पना है उसके बारे में, ठीक है। हालांकि लाप्लास भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी देख लेना एक बार। प्रश्न संख्या 2 है आपका, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का वर्णन कीजिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको एक बार देख लेना, हो सकता है ये प्रश्न आ जाए, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के प्रमाण बताते हुए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी दीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है, ज़रूर आ सकता है आपके, तो इसको अच्छे से करें आप, ठीक है ना। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है, भू संतुलन सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। जो आइसोस्टेसी है या भू संचलन है, वो वहाँ से है क्वेश्चन, सॉरी भू संतुलन नहीं, भू संतुलन से, आइसोस्टेसी से है ये प्रश्न। तो इसको भी देखिए आप लोग। पहले अपने प्राटो और एरी की संकल्पना थी, वही है यहाँ पर भी, उन्हीं का ही आपको मूल्यांकन करना है, ठीक है ना। यूनिट सेकंड से आपके जो संभावित प्रश्न हैं वो हैं, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं अपन, ये यूनिट सेकंड के हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। इसमें आप वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत अच्छे से तैयार करें, ठीक है, वो आ सकता है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन संख्या 6, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है ना। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में बताना है अपने को, इसके बारे में, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, वलन तथा भ्रंश के प्रकारों की विवेचना कीजिए। हालांकि ये दोनों अलग अलग आ सकते हैं कि वलन के प्रकार कौन कौन से हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए, और भ्रंश के कौन कौन से प्रकार हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो वलन और भ्रंश दोनों आपको देख लेने हैं। प्रश्न संख्या 8 है, ज्वालामुखी क्रिया पर टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी से निर्मित स्थला करते हैं कौन कौन सी है, ठीक है, पूरा प्रोसेस लिखना है, तो इसको देख लेना। प्रश्न संख्या 9 इम्पोर्टेंट है ये भी, कोबर के पर्वत निर्माणक सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। कोबर का जो पर्वत निर्माण सिद्धांत है उसकी विवेचना करनी है। दूसरा जो सिद्धांत है आपके वो होम्स का भी है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, लेकिन हम होम्स का भी देख लेना आप लोग, है ना, ताकि आपके हाँ, लिखने का जो मटेरियल है वो तो कम से कम आप याद रख ही लोगे, है ना। तो होम्स का भी देख लेना एक बार। उसके बाद में यूनिट थर्ड से अपने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे हिसाब से वो है, चट्टानों की उत्पत्ति तथा प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, है ना। अब इसमें से वो क्वेश्चन दे सकता है आपके, अवसादी चट्टानें भी दे सकता है, आग्नेय भी दे सकता है, कायांतरित भी दे सकता है। तो एक बार मोटा मोटा सारी चट्टानों को देख लेना, उनके प्रकारों को देख लेना। इजी है प्रश्न, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी इसमें, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 11 जो रहेगा आपका वो है, अपक्षय के प्रकारों की विवेचना कीजिए, है ना। 3 प्रकार होते हैं अपक्षय के, एक तो भौतिक अपक्षय, एक रासायनिक अपक्षय, और एक आपका जैविक अपक्षय, ठीक है ना। तो भौतिक और जो रासायनिक है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 जो है वो है, डेविस व पेंक के अपर्दन चक्र की तुलना कीजिए। हालांकि ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि डेविस के अपर्दन चक्र
की विवेचना कीजिए या बैंक के अपवर्तन चक्र की विवेचना कीजिए। ठीक है ना, दोनों में से आ सकता है, लेकिन आप दोनों को देख लेना एक बार। ये भी आसानी है प्रश्न, तो अगर आप लोग इनके पॉइंट्स पर नज़र डालोगे ना तो बड़े आसान प्रश्न है, बड़े आसान जवाब दे सकते हो आप लोग इनके। ठीक है, हाँ। प्रश्न संख्या 13 रहेगा आपका, नदीकृत यानी कि नदी द्वारा निर्मित और वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों कृत्यों का वर्णन कीजिए। ये दो अलग अलग प्रश्न हैं, मैंने इस यहाँ पर एक में ऐड कर लिए हैं। आप लोग क्या करेंगे कि जो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं ना, उनके पॉइंट्स याद करेंगे। ठीक है ना, तो और थोड़ी बहुत उनकी जो थ्योरी है वो भी याद करेंगे। ठीक है, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के भी आप नाम याद करेंगे, है ना। निक्षेपणात्मक और सॉरी, एक तो अपवर्तनात्मक और एक निक्षेपणात्मक, दोनों याद करेंगे। पॉइंट याद करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, ज़्यादा हार्ड वाला काम नहीं है, तो ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 4 रहेगा आपका, वायुमंडल की संरचना को समझाइए। पढ़ते बतानी है आपको, जैसे कि शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, है ना। कितना आसान प्रश्न है। ठीक है, वायुमंडल की संरचना को समझाइए, पढ़ते बतानी है आपको इसकी। इसके बाद में प्रश्न संख्या 15 रहेगा, सूर्यातप क्या है, इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है ना, सूर्यताप के बारे में बताना है आपको, और इसके वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनकी व्याख्या करनी है। ठीक है ना, आसानी है, ये भी पॉइंट याद करना, मेन तो पॉइंट है ना। प्रश्न संख्या 16 रहेगा, वायुदाब क्या है, वायुदाब की पेटियों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, वायुदाब क्या है, वायुदाब की पेटियों को विस्तार से समझाइए। वायुदाब का अर्थ बताना है आपको, और यहाँ पर पेटियों को बताना है कि कौन कौन सी पेटियाँ होती है वायुदाब की। ठीक है ना, वायुदाब की विशेष 7 पेटियाँ होती है ना। हाँ, तो जैसे कि एक तो आपकी विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी है, दूसरी आपकी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है, तीसरी भी आपकी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है, लेकिन वो दक्षिणी गोलार्ध की है ना। चौथी आपकी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है, वो उत्तरी गोलार्ध की है, और पांचवी आपकी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है, वो दक्षिणी गोलार्ध की है। छठी आपकी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है, उत्तरी गोलार्ध की और उत्तरी ध्रुव की, है ना। और सातवीं आपकी जो दक्षिणी ध्रुव है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी वो है। ठीक है ना, तो ये देख लेना आप लोग। यहाँ पर आप ग्रहीय पवने भी देख लेना एक बार। ठीक है, ग्रहीय पवनों में वही डोलड्रम्स की पेटी या संत पेटी। ठीक है ना, उसके बाद में व्यापारिक हवाओं की पेटी, उसके बाद में जो है आपकी पछुआ हवाओं की पेटी। ठीक है, ध्रुवीय हवाओं की पेटी, ये सारी पेटियाँ देख लेना, पौने देख लेना, है ना। इसके बाद में प्रश्न संख्या 17 रहेगा, जेट स्ट्रीम क्या है, उत्पत्ति क्षेत्र तथा विशेषताएं बताइए। ठीक है ना, ऊपरी शॉप जेट स्ट्रीम क्या है लिखा ही दिया मैंने, बताई दिया आपको कि ऊपरी शॉप मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जो लहरनुमा हवाएं हैं, ठीक है ना, रोशबी वेव्स हैं, रोशबी तरंगे हैं, उनको हम जेट स्ट्रीम का नाम दे देते हैं। ठीक है, उत्पत्ति क्षेत्र और विशेषताएं बतानी है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 18 रहेगा आपका, बादलों के प्रमुख प्रकारों की विवेचना कीजिए। ठीक है ना, बादलों के प्रकार लिखने हैं आपको यहाँ पर। बादलों के प्रकारों के नाम आप लोग याद रखें। पॉइंट्स मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पॉइंट्स याद रखें मेन तो, है ना। डिटेल एक बार पढ़ लें आप लोग, डिटेल्स में आपको थोड़ा ध्यान रह जाएगा, बाकी अगर पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे आप लोगों को तो पॉइंट्स के बिना आप आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है ना, साथ में आप वर्षण के रूप भी देख सकते हैं, वर्षा के रूप कौन कौन से होते हैं, है ना। जैसे कि पाला, ओस, हिमपात, जल वर्षा, है ना, ये वर्षण के अलग अलग रूप होते हैं। धुंध धुंध पड़ती है जो, वो भी वर्षा का ही रूप होता है, तो ये वर्षा के रूप होते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 19 रहेगा, यूनिट 5 से, महासागरीय तली के उच्चावच बताइए। ठीक है ना, जैसे कि महाद्वीपीय मग्न तट है, मग्न ढाल है, महासागरीय तल के उच्चावचों में है, इम्पोर्टेंट मैदान है। ठीक है, तो वो देख लेना। प्रश्न संख्या 20 रहेगा आपका, धारा धारा। अब धारा में मैं जरूरी नहीं है कि वो किसी की मैं जो बताऊं वही पूछे, है ना। आप लोग तीनों की धाराएं याद करें, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की। ठीक है ना, ये थोड़ा जटिल रहेगा क्योंकि धाराओं को
याद रखना पर्टिकुलर क्वेश्चन के संदर्भ में, है ना, थोड़ा जटिल पड़ जाता है, तो इसको ध्यान रखें। प्रश्न संख्या 21 रहेगा आपका, ज्वार भाटा पर लेख लिखिए। ज्वार भाटा के बारे में बताना है, ठीक है। इन प्रश्नों के अलावा भी आप थोड़ा सिलेबस देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने बताए हैं पूरा पेपर इन्हीं में से आए, ठीक है ना। हालांकि मैं लगभग 50 से 70% की गारंटी यहाँ से दे सकता हूँ कि पेपर मिलेगा लगभग, ठीक है ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मिले ही सही, हूबहू मिले ही सही, है ना, थोड़ा रिलेटेड हो सकता है इससे। बाकी आप मेरे हिसाब से पूरा सिलेबस देखें, ठीक है ना। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनके उत्तर भी आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगभग 15 से 20 कमेंट आएंगे, तभी मैं इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को उपलब्ध करा पाऊँगा। बाकी ऐसे तो मैं आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर अवेलेबल नहीं करवा पाऊँगा, ठीक है ना। बाकी मैंने क्लास में लिखा ही दिया, लेकिन क्लास के अलावा भी जो बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर आप लोग लगभग 20 से 25 कमेंट मुझे आते हैं या 15 से 20 भी आते हैं, तो भी मैं आपको इनके प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन पर ज़्यादा फोकस करना। हालांकि आप लोग पूरा सिलेबस भी साथ में ही पूरा सिलेबस भी कवर करने की कोशिश करें, ठीक है ना, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा कि केवल ये आपको पास करा सकते हैं, ठीक है ना। मेरी छोटी सी सलाह यही रहेगी कि आप पूरा सिलेबस कवर करें, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, इनको भी आप लोग याद रखें, ठीक है ना। पास तो इनसे हो ही जाओगे आप लोग, ठीक है। मिलते हैं, अगर आप लोगों को आंसर चाहिए तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।